गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी दोनों एनर्जीज रखते हैं जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, तो जो टोटल एनर्जी है इन दोनों एनर्जीज की वजह से वो EVJ इज इक्वल टू EV प्लस EJ। EV मीन्स वाइब्रेशन एनर्जी और EJ मीन्स रोटेशन एनर्जी। ये दोनों एक क्वांटाइज हैं जिनकी वैल्यूज़ वाइब्रेशन एनर्जी की V प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा ज़ीरो और जो रोटेशनल एनर्जी है वो H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I प्लस 1। V की वैल्यू जो इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, तो V की वैल्यू 0 1 2 3 डैश 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 और J की वैल्यू भी 0 1 2 3। J को बोलते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे देखिए कि इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी वैल्यूज़ है यानी H क्रॉस ओमेगा ज़ीरो, इस एनर्जी का जो ऑर्डर है ये है 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है वाइब्रेशन एनर्जी। तो दो एनर्जी लेवल्स जो वाइब्रेशनल है उनके बीच का गैप भी लगभग इसी ऑर्डर का होगा, जबकि जो रोटेशनल एनर्जी है उसकी वैल्यू जो है वो इसके मुकाबले में काफ़ी कम होती है, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की। तो आपकी यदि आप दोनों के एनर्जी लेवल्स एक साथ प्लॉट करेंगे तो वाइब्रेशन एनर्जी के लिए V इक्वल टू 0 1 2 इनके बीच स्पेस ज़्यादा है, और V इक्वल टू 0 के लिए कई रोटेशन एनर्जी लेवल बीच में आ जाएंगे, जैसे J इक्वल टू 0 के लिए 1 के लिए, फिर 2 के लिए, 3 के लिए। इसी तरह से V इक्वल टू 1 के लिए भी J 0 होगा, J 1 भी होगा, 2 भी होगा, इसी तरह से 3 4 5। V इक्वल टू 2 सेकेंड जो केस है उसके लिए भी कई एक ही वैल्यूज़ होंगी। अब आती है बात सिलेक्शन रूल की। सिलेक्शन रूल मीन्स जो ट्रांजिशन है यानी संक्रमण है वो किन किन रूल्स के अंडर होता है। तो उसमें देखिए डेल्टा V भी प्लस और -1 और डेल्टा J जो है वो भी प्लस -1, यानी V के अंदर वाइब्रेशन क्वांटम नंबर में भी एक का चेंज हो सकता है, यानी बढ़ सकता है या कम हो सकता है, और ऐसे ही रोटेशन एनर्जी लेवल में भी एक का चेंज हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। सेम में ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नीचे जो फिगर दिखाया गया है, इस फिगर के अंदर V इक्वल टू 0 केस है नीचे, इसके लिए कई रोटेशन एनर्जी लेवल है, J इक्वल टू 0, J इक्वल टू 1 2 3 4, और इसी तरह से V इक्वल टू 1 के लिए भी कई दिखाए गए हैं, J इक्वल टू 0 1 2 3 4, इस तरह से आगे। तो आप देखिए पहले सिलेक्शन 0 से 1 आना मीन्स एब्जॉर्प्शन, V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 1 आना है, ये हायर एनर्जी लेवल में आना है, इसका मतलब लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा तभी ये पॉसिबल है। अब देखिए इसमें भी दो तरह के केसेस हैं कि डेल्टा G -1। -1 का मतलब ये है कि J इक्वल टू 1 स्टेट से J इक्वल टू 0 स्टेट में आओगे तो डेल्टा J -1 होगा, 2 से 1 में आओगे, 3 से 2 में आओगे या 4 से 3 में आओगे, ये सब डेल्टा J -1 वाले केस है। इन्हें कहा जाता है बेसिकली P ब्रांच। अब देखिए J0 से J0 अलाउड नहीं है, 1 से 1 अलाउड नहीं है। हाँ, दूसरी साइड देखिए कि 0 से यदि 1 जाते हो तो दैट इज डेल्टा J +1, 1 से 2 जाते हो तो डेल्टा J +2, और 2 से 3 जाते हो तो डेल्टा J +1, इसी तरह से 3 से 4 में जाते हो तो भी डेल्टा J +1। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाना जो है वो डेल्टा J +1 केस को दर्शाता है। तो इससे जो स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी वो दिखाई गई हैं यहाँ पे, इसको R ब्रांच कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर P ब्रांच और R ब्रांच बीच में जो न्यू जीरो फ्रिक्वेंसी है वो मिसिंग होगी, क्योंकि ऐसा कोई ट्रांजिशन जो है वो अलाउड नहीं है। अब यदि आप एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए P शाखा के लिए आप जाते हैं J से J -1, तो V न्यू P यानी फ्रिक्वेंसी
उस लाइट की, उस फोटोन की जो कि पी ब्रांच के अंदर एब्जॉर्ब होता है, वो है E1J-1 माइनस E0 J/H। तो इसमें इस पर्टिकुलर केस में जो अभी हमने किया है वो E0J, तो 1/2 H क्रॉस ओमेगा 0, तो ये बराबर होगा 1/2 H न्यू 0 H क्रॉस कर अपॉन 2I J प्लस 1। लास्ट जो स्टेज है वो J-1 है, क्योंकि पी ब्रांच में जो अंतिम अवस्था होती है उसमें J की वैल्यू पहले से 1 गिरती है। अब J की वैल्यूज़ J-1 यदि रखोगे आप, तो इस रिलेशन के अंदर भी J की जगह पर J-1 रखा जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो है 3/2H न्यू 0 प्लस H क्रॉस कर अपॉन 2I J-1 J। इन दोनों का यदि वैल्यू रख दी जाए वहाँ पर, तो H न्यू 0 प्लस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I J स्क्वायर माइनस J स्क्वायर माइनस J ओवर H। सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे न्यू 0 जो है ओमेगा 0.2 पाई है, तो ये वैल्यू म्यू पी की आई न्यू 0 माइनस H क्रॉस अपॉन 2 पाई J। यहाँ J की वैल्यू 1 2 3 है। J 1 2 3 की क्यों कहा है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली जो शुरू वाली स्टेज है वो 0 से 1 तक जाएगी ना, तो फिर आप 1 से 0 तक जाएगी, तो J-1 जो है ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए J की वैल्यू 0 जो है वो नहीं है, J की वैल्यू 1 से शुरू होगी इसमें 1 2 3, क्योंकि जो हमने जो यहाँ पे ऊर्जा लिए हैं वो E0J से E1J-1 है, यानी जो अवस्थाएँ हो सकती हैं वो 1 से 0, 2 से 1, 3 से 2, इसलिए J की वैल्यू इस केस के अंदर कभी भी 0 नहीं लिखनी। यहाँ पे J की वैल्यू जो है वो 1 से शुरू होगी, तभी न्यू पी जो ब्रांच है उसके सारे रिजल्ट जो है वो आपको आएंगे। इसी तरह से जो आर ब्रांच है, आर ब्रांच के लिए जो शुरू वाली अवस्था है उससे अंतिम अवस्था का J का मान जो है वो पहले से बढ़ जाता है, तो J से J+1 जाता है। तो यहाँ पे न्यू आर इज इक्वल टू ये, और इसकी वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो न्यू 0 H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 पाई J+1। यहाँ पे J की वैल्यू आप देखिए, यहाँ पे 0 से 1 जाते हो, 1 से 2 जाते हो, तो यहाँ पे J की वैल्यू 0 1 2 3 वगैरह अलाउड है। न्यू इज इक्वल टू न्यू 0 जो है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई अवस्था नहीं आती जिसमें आप इस ट्रांजिशन को कर सकें। अब देखिए HCl जो गैस है उसके लिए का जो वाइब्रेशन और रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो कुछ इस तरह का है, जैसा आप देख रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइन कुछ दिखाई देती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये, तो इधर तरंग संख्या है ये आप देख रहे हैं कुछ लाइनें, बीच में जो गैप है वो ज़्यादा है और बाद में फिर लाइनें इक्वली स्पेस्ड है, यानी ये तो होगी पी ब्रांच और ये होगी आर ब्रांच, क्यू ब्रांच जो है वो वहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे एक बात और भी है कि हर स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो डबल दिखाई गई है, दो लाइनें दिखाई गई हैं। तो दो लाइनें दिखाने का कारण ये है कि एक्चुअली जो HCl है, क्लोरीन है, वो दो तरह की होती है, 35 भी और 37 भी। तो दोनों के लिए जो स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रिक्वेंसी आएगी वो न्यू 0 दैट विल बी डिफरेंट, क्योंकि म्यू यानी रिड्यूस्ड मास जो है वो इस दोनों केसेस के अंदर अलग अलग होगा, इसलिए स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो डबल शो कर रही है। ये ड्यू टू आइसोटोप, ये क्योंकि क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं ज़्यादा अबंडेंस में, तो उनकी वजह से ये जो डबल स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी है कि HCl अणु में V=0 से V=1 कंपन ऊर्जा के मध्य जो अंतर्नाभिकीय दूरी है वो इतनी बताई है 1.293 एंगस्ट्रॉम। HCl अणु के मूलभूत बैंड की R0 तथा P1 वर्णक्रम के मध्य जो गैप है उसको सेंटीमीटर इनवर्स में पूछा है इसने, सेंटीमीटर इनवर्स में बताइए। तो Vp इज इक्वल टू न्यू पी इज इक्वल टू न्यू 0 माइनस H क्रॉस अपॉन 2 पाई J, ये जो भी रिजल्ट निकाला है। P1 का मतलब है यहाँ पे J की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू आई न्यू 0 माइनस H क्रॉस अपॉन 2 पाई J की वैल्यू 1 रख दी गई है। इसी तरह से आर ब्रांच देखिए, तो आर ब्रांच के लिए जो रेखाओं की आवर्तियाँ हैं, न्यू आर इज इक्वल टू न्यू 0 H क्रॉस अपॉन 2 पाई J+1। अब आर की वैल्यू में यदि J का मान 0 रखेंगे तो R0 जो है वो आएगा न्यू 0 प्लस H क्रॉस अपॉन 2 पाई।
डेल्टा न्यू की जो वैल्यू है, दोनों का जो डिफरेंस है वो निकालिए तो ये आएगा न्यू 0 प्लस एच क्रॉस अपॉन 2 पाई आई माइनस न्यू 0 माइनस एच क्रॉस अपॉन 2 पाई आई। यदि आप देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी एच क्रॉस अपॉन पाई आई। आई यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो म्यू आर स्क्वायर के बराबर है म्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 का मान 1, m2 का मान 35 अपॉन दोनों का सम 36। ये मास जो आएगा वो AMU के अंदर आएगा, इसलिए इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी म्यू आर स्क्वायर, म्यू की रखी है, आर को आप मीटर में बदल लीजिए। तो आई आया 2.714 10⁻⁻47 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो अब डेल्टा म्यू जो यहाँ से आ रहा है वो है, आप रखिए एच क्रॉस की वैल्यू, पाई की और आई की। अब हमें निकालना है ये जो डेल्टा न्यू है वो हर्ट्ज में आएगा, हमें निकालना है एक्चुअली सेंटीमीटर इनवर्स में, यानी तरंग संख्या पूछी है। तो तरंग संख्या के लिए डेल्टा न्यू बाई सी, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको सी से डिवाइड कीजिए, और सी की वैल्यू रखी है हमने CGS के अंदर 3 × 10⁻10, क्योंकि हमें रिजल्ट जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए। यदि ये वैल्यू आप मीटर में रख देते तो आंसर होता मीटर इनवर्स। तो डेल्टा न्यू बार जो है वो 41.18 सेंटीमीटर इनवर्स। ये है जो R0 और P1 जो रेखाएं हैं उनके मध्य सेंटीमीटर इनवर्स में या वेव नंबर की टर्म्स में आपका डिफरेंस।